we are coming in the next video, the sectors of Indian economy. In this video, we will study that how to create more employment. कि किस प्रकार से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या किए गए, क्रिएट किए गए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट recognize the need to the create employment. Central government in India made a law implementing the right to work. अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक लॉ इंप्लीमेंटिंग किया है, जिस लॉ के अंतर्गत राइट टू वर्क, जितने भी लोग हैं उनको अधिकार है क्या करने का, वर्क करने का, कार्य करने का. तो इसके अंतर्गत आता है मनरेगा 2005. मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी ये राइट टू वर्क के अंतर्गत आता है. इसके अंतर्गत गारंटेड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरिया. इसके अंतर्गत वो व्यक्ति जो रूरल एरिया में रहने वाले हैं उनको 100 days का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. 100 days का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उनको, दोज हु आर एबल टू, जो कि कार्य करने में एबल हैं, आर दोज हु आर नीड टू वर्क, या जिनको कार्य की क्या है, आवश्यकता है. अब 100 days का वर्क तो एनफ है, क्योंकि 100 days देखा जाए तो अगर वो 3 days वर्क करते हैं, एक दिन रिलैक्स करते हैं, 2 दिन रिलैक्स करते हैं, फिर 3 days वर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है 100 days उनके लिए जो कुछ नहीं कर रहा है, वहां पे कम से कम 100 days का वर्क उनके लिए कुछ तो इकोनॉमिकल सोर्स का क्या बनेगा, साधन बनेगा. इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इस राइट टू वर्क मनरेगा के अंतर्गत यदि गवर्नमेंट उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट देने में क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, यानी कोई अगर काम न हो और गवर्नमेंट कोई भी काम देने में क्या हो जाए, असफल हो जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन टू द पीपल. तो उस समय लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी भत्ता. यानी अगर गवर्नमेंट 100 days का वर्क देने में अगर वो क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है. किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा. द वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट. अब इस मनरेगा के अंतर्गत देखते हैं, द वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर इंक्रीज द प्रोडक्शन, जो वर्क मिलता है उससे, ठीक है, कुछ ना कुछ इन प्रोडक्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है. फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, और इस एक्ट के अंतर्गत उनको कुछ लैंड दिया जाता है. जैसे हम देखते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत एक लैंड दिया गया, जिसके अंतर्गत वहां पे कंस्ट्रक्शन, अगर रोड हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है रूरल एरिया में, तो उनको उस कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. या तो अगर कोई डैम्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उनको डैम कंस्ट्रक्ट कराने में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो इस प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत क्या मिलता है, रूरल पीपल को कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलता है. डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. अब हम देखते हैं कि कार्य को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है. तो जो डिवीजन ऑफ सेक्टर है वह 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है. तो इसके लिए हमने बुक में एक स्टोरी दी हुई है, कांता और कमल की स्टोरी. तो उस स्टोरी से हम शॉर्ट में देखते हैं कि कांता जो है वह एक गवर्नमेंट स्कूल में क्या करता है, जॉब करता है. सपोज तो अगर एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करता है तो कांता की जो सर्विस है वो भी क्या है, सिक्योर्ड है. ठीक है, उसे कुछ न कुछ अगर जैसे कि ओवरवर्क कर रहा है तो उसको ओवरवर्क का भी पैसा क्या होगा, पेड होगा. उसकी लाइफ भी क्या है, पूरी तरह से सिक्योरिटीज में है.
तो और उसको एक फिक्स्ड टाइम मिलता है, फिर उसके बाद उसको दिवाली में हॉलीडे मिलती है, संडे हॉलीडे मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से वेकेशन मिलते रहते हैं, किसको, कामता को। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है, सपोज जैसे कमल का क्या है, कमल का एक शॉप है, ठीक है, तो कमल जाहिर सी बात है कि शॉप जितने दिन वो बैठेगा शॉप पे, ठीक है, उतने दिन उसे क्या होगी, उसकी अर्निंग होगी। अगर शॉप बंद रहा तो शॉप पे कोई अर्निंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डिवीजन ऑफ सेक्टर है वो दो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है, इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, यह सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड ऑल द वर्क्स आर डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, और जितने भी वर्क होते हैं गवर्नमेंट के सुपरविजन में, देखरेख में होते हैं, किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सेकेंड, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज ऑफ द फैक्ट्रीज आर द कंपनी। सपोज अगर कोई गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, तो इसमें जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, ऑल द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दे हैव टू फॉलो देम, इनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो उन वर्कर्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। थर्ड, वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनको सिक्योरिटीज भी मिलती है, ठीक है, सिक्योरिटीज का मतलब उनका पीएफ भी करता है, ठीक है, उनका इंश्योर्ड भी होता है, ठीक है, तो ये सब सिक्योरिटीज होती है। नेक्स्ट, वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड। अब जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले हैं उनका वर्किंग आवर फिक्स्ड होता है। अब उनको या तो फिर 8 आवर्स वर्क करना पड़ेगा, या तो फिर बहुत होगा तो, ठीक है, 8 to 10 आवर्स क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, किसको, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले को। वर्कर्स गेट पेड लीव्स, पेड फॉर ओवर टाइम। उनको पेड लीव्स मिलता है, ओवर टाइम करने का उनको अलग से, ठीक है, मिलता है। जैसे अगर आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे जितने भी टीचर है, ठीक है, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन ड्यूटी लगती है, तो इलेक्शन ड्यूटी के समय, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा क्या किया जाता है, ओवर वर्क का क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। उनकी सैलरी जो मिलती है मंथली वो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर वो वर्क करते हैं, ओवर वर्क करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी क्या होती है, मिलती है उतने दिनों की। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब हम आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, नॉट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है, ये सेल्फ क्या किया जाता है, चलाया जाता है। रूल्स आर नॉट फॉलोड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, इसमें खुद, ठीक है, अपने नियम कानून क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होता। जैसे कि आज आप काम कर रहे हो, कल आपको हटा दिया जाए तो, ठीक है, यानी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत, यानी कि आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके वर्क से सेटिस्फाइड न हो कंपनी या फैक्ट्री, कोई सेटिस्फाइड न हो, तो हो सकता है आपको 10 डेज 15 डेज या 1 मंथ के बाद क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है आपसे 12 आवर्स वर्क कराया जाए, 16 आवर्स वर्क कराया जाए, ठीक है, ओवर वर्क कराया जाए, हो सकता है ओवर वर्क कराने का भी आपको पेमेंट न मिले। नो पेड लीव्स, ठीक है, आप पेड ओवर टाइम, कोई भी पेड लीव्स नहीं मिलता, या ओवर टाइम का कोई भी आपको अमाउंट नहीं मिलता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ वी कैन सी दैट प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। किस प्रकार से हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स के प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसमें किस प्रकार से हम वर्कर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन जो है वर्कर्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो है, ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, वर्कर्स का प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम आते हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, किस प्रकार से हम वर्कर्स के प्रोटेक्शन को कर सकते हैं, यानी वर्कर्स की सुरक्षा कर सकते हैं। डेवलप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स एग्रीकल्चर।
यहां पे देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर के अलावा और भी कई सोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी डेवलप्ड, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हम विकसित कर सकते हैं, जैसे पावर, फाइनेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पावर, फाइनेंस और स्किल डेवलपमेंट अगर हो जाए, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। सेकेंड, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल बिल्डिंग, कैनल्स शुड बी इंप्लीमेंटेड इन रूरल एरिया थ्रू आउट द ईयर्स। तो कुछ और भी पब्लिक प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, या पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, स्कूल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, या तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, या तो फिर कैनल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ। ये सब इंप्लीमेंट करना चाहिए, फॉलो करने चाहिए, ताकि रूरल एरिया में पूरे वर्ष लोगों को क्या मिल सके, जॉब मिल सके। The government must provide compulsory insurance for those workers in the unorganized sector and have no job security. जो गवर्नमेंट है उन वर्कर्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, उनको कंपल्सरी इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका लाइफ जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट उन वर्कर्स को कुछ न कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले पीपल को, ठीक है, तो यह उनके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इस प्रकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में गवर्नमेंट चाहे तो कुछ न कुछ प्रोटेक्शन, सुरक्षा ला सकती है।